हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक क्लास 10 के केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुण में परिवर्तन हो जाता है, उस क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ की अभिक्रिया दूसरे पदार्थ से होती है, तो उस अवस्था में पदार्थों के बीच असंख्य परमाणु होते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान उन पदार्थों के परमाणु विभाजित हो जाते हैं, उनके बीच जो बने बंध होते हैं, पुराने बंध होते हैं, आपस में टूट जाते हैं और टूटने के बाद उन सभी अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु फिर पुनर्व्यवस्थित होते हैं और फिर पुनर्व्यवस्थित होके फिर नए प्रकार के बंध बना के अन्य पदार्थों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं कहते हैं, क्योंकि जैसे नए बंध बनेंगे, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्थापना नए तरीके से होगा, नए बंध बनेंगे तो उनकी संरचना में, संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं, क्योंकि परमाणुओं का समूह बदल जाता है, इस तरह से उनके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके संरचना, संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे सवाल उठता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है वह एक निश्चित ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। यदि ऊर्जा परिवर्तन न हो तो वह रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो इस तरह से देखा गया कि कोई भी पदार्थ या कोई भी निकाय बहुत अधिक अस्थायी कब होता है कि जब उसकी ऊर्जा कम होती है, और यदि कोई भी निकाय की ऊर्जा अधिक है तो वह अधिक अस्थायी नहीं होता है। तो यही इसमें भी लागू होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भी, कि पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए करते हैं कि उनकी जो ऊर्जा हो वो न्यूनतम हो, कम से कम हो और वह अस्थायी हो जाए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे हाथ में कोई चाक लें, उसको छोड़ दिया जाए तो वह धरातल पर जाके गिर के अस्थायी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब का हाथ में होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए वो कम अस्थायी होता है। जैसे ही छोड़ देते हैं, धरातल पर जाके गिरता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह अधिक अस्थायी हो जाता है। तो यही इसमें भी होता है कि जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनकी ऊर्जा अधिक रहती है, अभिक्रिया के बाद उनकी ऊर्जा घट जाती है, नए पदार्थ बनते हैं तो ऊर्जा घट जाती है, तो वह अधिक अस्थायी हो जाते हैं। तो उसी अस्थायित्व को प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो इसमें देखा जाता है कि जो अभिकारक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है और उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। अर्थात दोनों में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वह ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी अधिक है।
तो किसी भी दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी बोलते हैं उसको, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ऋणात्मक होने का यही कारण बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया सदैव अस्थायित्व की ओर बढ़ती है, इसीलिए अभिक्रिया संभव हो जाती है। फिर आगे हम टॉपिक सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभी भी बताया गया, और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो उसमें जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो ये वाक्य के रूप में प्रदर्शित कर दिए, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसका विवरण संक्षिप्त नहीं रह पाता है। लेकिन जब उसको शब्द के रूप में प्रदर्शित कर दें, जैसे जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तब बनता है जिंक सल्फेट और जल बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसको वाक्य के रूप में हम बोले और उसको शब्द के रूप में इस तरह से प्रदर्शित कर दिए। अब इससे भी इसका संक्षिप्त रूप संभव होता है। कब होता है कि जब इन पदार्थों में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनको संकेतों के रूप में प्रदर्शित कर दें तो बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आता है। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, इसका संक्षिप्त रूप होता है संकेत के रूप में ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, इधर तीर लगा दिए ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो प्रदर्शन है इसमें पदार्थ को संकेत के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उनके परमाणुओं के संकेत के रूप में, और अन्य पदार्थों के बीच में धन चिन्ह का, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है कि ये जो पदार्थ होते हैं ये दोनों पदार्थ अभिकारक हैं, और इधर तीर का चिन्ह दिखाया गया है एरो का, इधर ये दोनों के बीच में प्लस लिखा गया है कि इधर दो पदार्थ हैं और साथ में प्राप्त होते हैं, इसलिए धन का चिन्ह लगाते हैं। तो ये उत्पाद हो गए। तो किसी भी, अब इसको रासायनिक समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें कोई रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं वे उनके संकेतों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ अभिकारक होते हैं। अब जितने अभिकारक बदलेंगे उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाते हैं, और दाएं तरफ उत्पाद होते हैं और उनके बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर का गणितीय अभिप्राय होता है बराबर, यानी ये पदार्थ मिलके ये पदार्थ बनाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुरूप बहुत से समीकरण लिखे जा सकते हैं। तो फिर आते हैं हम लोग संतुलित समीकरण लिखना सीखते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाता है या संतुलित समीकरण करना। आगे आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
संतुलित करना, टू बैलेंस और केमिकल रिएक्शन, टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब संतुलित समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, विभिन्न परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर मैग्नीशियम परमाणु एक है अभिकारक में, उत्पाद में भी एक है, और ऑक्सीजन देखा जाए अभिकारक में 2 परमाणु हैं और इसमें एक ही परमाणु। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं, तो किसी भी पूर्णांक का इसमें गुणा करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं कि दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर रह जाए। तीर के दाएं तरफ और बाएं तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर दें मैग्नीशियम के आगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 कर दें, तो ये संतुलित हो जाता है, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, बहुत से उदाहरण दिखाई दे सकते हैं। H2 plus Cl2 gives HCl। ये भी असंतुलित है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 ही है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर 1 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए इसमें 2 लिख देंगे, 2 गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। फिर आगे बहुत सी अभिक्रिया आती हैं, जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया गैस बनती है NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है। तो इसको संतुलित कैसे किया जाए, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 कर देते हैं तो नाइट्रोजन बराबर हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ संतुलित करने के लिए 3 का गुणा करें। तो इसी तरह से रासायनिक समीकरणों को, सरल रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। फिर इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।